नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 8 अगस्त को एक प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर लगे भड़काऊ नारे का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक बयानबाजी के बाद अब दिल्ली पुलिस इसमें एक्शन में है। सोमवार को इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया है और पुलिस ने मंगलवार को सीनियर वकील और बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय के अलावा 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर के मुताबिक भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी और भगवा कपड़े पहने वीडियो में नारे लगा रहे उत्तम मलिक की तलाश हो रही है। पिंकी चौधरी ने कहा है कि हम लोगों ने कोई भड़काऊ नारे नहीं लगाए। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भड़काऊ नारे के पीछे का आखिर मकसद क्या है, कि कौन है जो कि भड़काऊ नारा लगा रहा था। आज इन्हीं सवालों के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो आज की बड़ी बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले पिंकी चौधरी ने क्या कुछ कहा इस पूरे प्रकरण को लेकर के, आइए आपको सुनवाते हैं। जंतर मंतर पर जो 5 कानून मांगने के लिए हम लोगों ने जो आंदोलन किया था उसमें बहुत भारी भीड़ उमड़ी थी। हम लोगों के बुलाने से वहाँ सभी नौजवान आए थे। जितने भी लोग आए थे वो हम लोगों के माध्यम से आए थे और अगर किसी बच्चे ने कोई गलत किया है तो वो सरकार को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भीड़ में कहीं से भी कोई भी आ जाता है, कोई भी कह देता है। अगर उस बच्चे ने कोई बात ऐसी कही भी है, देखो हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहाँ आए थे और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है। जो भी लोग वहाँ थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई है। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं। तो वीडियो क्योंकि सामने आए हैं उसमें आपत्तिजनक नारे सुनाई दे रहे हैं और अश्विनी उपाध्याय जिनको आप जानते हैं, उनके आप करीबी हैं, तो आप उस वीडियो को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे और अश्विनी उपाध्याय से आपका क्या जो जानकारी है, जान पहचान है, क्या है? वो भाई हैं, हम लोग सभी साथी हैं और हम लोग सभी साथ जो है मिलकर के अपने भारत देश को बचाना चाहते हैं। जिस तरीके से आप ये देखिए कितने देशों का इस्लामीकरण हो गया है ना। पाकिस्तान इन्होंने ले लिया है, कुरान, मतलब सारे के सारे, मतलब इस्लामिक देश जो बनते जा रहे हैं। हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, इसी के बचाव के उसमें हम लोग 5 कानूनों की मांग कर रहे हैं। हम क्या गलत कर रहे हैं? वीडियो को कैसे जस्टिफाई करेंगे जिसमें आपत्तिजनक नारेबाजी सुनाई दे रही है? नहीं, वो तोड़ मरोड़ कर दिखाई गई है, वो गलत दिखाई गई है। ऐसी वीडियो नहीं बनी है, क्योंकि हम लोग वहां 1 बजे तक थे। हम लोग वहां 1 बजे तक थे, तो तब कहीं कोई ऐसा नारा नहीं लगाया। तो वीडियो भी सामने आ गया, नारेबाजी भी दिखी, लेकिन पिंकी चौधरी को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया। इस तरीके की कोई आपत्तिजनक बात तो उसके अंदर नहीं कही गई है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर के दिल्ली के डीसीपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ये भी सुनिए। हमने एक एफआईआर दर्ज किया था 8 तारीख को। उसमें एक पर्टिकुलर संप्रदाय है, उसके खिलाफ कुछ टिप्पणियां कुछ लोगों ने की थी। इस तरह का एक वीडियो सामने आया था। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया, उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया। जी, अभी और डिटेल्स मैं इस वक्त शेयर नहीं कर पाऊंगा, केस अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो सुना आपने, पुलिस की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल हो रही है और इसको और गंभीरता के साथ पुलिस ले रही है और इसमें जो भी आरोपी हैं उन सबको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बात डीसीपी की तरफ से कही गई। लेकिन सवाल यही है कि आखिर विरोध प्रदर्शन के बीच में ये जो इस तरीके की भड़काऊ बयानबाजियां हैं वो आखिर क्यों होती हैं? अगर पिंकी चौधरी इस बात को कह रहे हैं कि वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, तो फिर आखिर उसकी सच्चाई क्या है जो कि उस वीडियो में सुनाई पड़ रही है? और अब इस पूरे मामले में आगे कार्रवाई और क्या होती है ये भी देखना होगा, क्योंकि इसमें अभी तक 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना या जिस तरह के बयानबाजी की गई वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी और उसके बाद आरोप भी गंभीर लगे और अब इस पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये जो भड़काऊ नारे लगते हैं, और कई बार इससे पहले भी कई वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें इस तरह के भड़काऊ नारे या फिर नारेबाजी की जाती है, संप्रदाय विशेष को कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश होती है। तो सवाल यह है कि आखिर माहौल को कौन खराब करना चाहता है
और पिंकी चौधरी अभी पुलिस के सामने क्यों नहीं पेश हो रहे हैं, ये भी सवाल है कि अगर गलत तरीके से उनके वीडियो को पेश किया जा रहा है तो फिर अपनी सफाई को वो पुलिस के सामने क्यों नहीं रख रहे हैं, ये भी सवाल है। और ये भड़काऊ नारा आखिर कौन लगा रहा था, सवाल फिर इस बात का भी है। और आखिर इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश क्यों हो रही थी, और इस तरह के प्रदर्शन के मायने क्या हैं, और क्यों प्रदर्शन के अंदर इस तरह की बातों को कहा गया, ये भी सवाल है उन तमाम आयोजनकर्ताओं से जिन्होंने आह्वान किया था, जिन्होंने वहां पर लोगों को एकत्रित किया था। और अब वहां पर अगर इस तरह की नारेबाजी हुई है तो सवाल ऐसे लोगों से बनता है। और इसलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर कथित भड़काऊ भाषण का ये जो पूरा मामला है, इसमें आखिर कौन इस तरह की सांप्रदायिक नारेबाजी कर रहा था, मकसद क्या था, कौन सौहार्द को बिगाड़ने या माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहा था, यह भी बहुत अहम सवाल है। और अब पिंकी चौधरी की तलाश में पुलिस है, और अब देखना यह है कि क्या पिंकी चौधरी पुलिस के सामने आते हैं या पुलिस उनको गिरफ्तार करती है, और उसके बाद उनका पक्ष क्या रहता है, खुलासा इस पूरे मामले में आगे क्या होता है। क्योंकि जिस तरह की बयानबाजियां की गई वो निस्संदेह कम से कम संवैधानिक तरीके से उसको आप जायज नहीं ठहरा सकते हैं, देश के माहौल को खराब करने वाली, और कहीं ना कहीं जो वातावरण है वो भी इससे खराब होता है। और इस तरीके की बयानबाजियों के मायने क्या है, इनका मकसद क्या है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, कुछ मेहमान हमारे साथ रहेंगे, उनसे इस विषय पर ही आज हम बड़ी बहस करेंगे कि आखिर कौन है जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर इस तरह के जो भड़काऊ भाषण है या भड़काऊ जो बयानबाजियां हैं वो क्यों की जाती हैं, और टारगेट एक संप्रदाय विशेष को करने की कोशिश के पीछे का मकसद क्या है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि अब दिल्ली पुलिस इसको लेकर के एक्शन मोड में है। 6 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ है। पिंकी चौधरी जो कि इसके कर्ता धर्ता बताए जा रहे हैं, जिनके आह्वान पर यहां पर ये लोग एकत्रित हुए हिंदू रक्षा दल की तरफ से, अब उनका स्टेटमेंट इस पर और आगे क्या रहता है, और अगर वो सही है, वो गलत नहीं है, तो फिर वो पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहे, सवाल इस बात का भी है। तो कुल मिलाकर के जो वीडियो सामने आया उसमें जो भाषा इस्तेमाल की गई, जिस तरह की बातें कही गई, वो देश को कहीं ना कहीं तोड़ने वाली, और इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल या फिर इस तरह के भड़काऊ बयानबाजियों की कोई जगह एक स्वस्थ लोकतंत्र के अंदर नहीं हो सकती है। क्योंकि देश में संविधान सर्वोपरि है, और उससे अलग जाकर या उससे इतर जाकर के अगर कोई भी इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश करता है तो उस पर कार्रवाई बनती है, और कार्रवाई अब उस पर पुलिस के द्वारा भी की जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह की घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, क्यों इस तरह की भड़काऊ बयानबाजियां की जा रही हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि देश के अंदर जो सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है, लेकिन उन सब के बीच में अगर इस तरह के कथित बयानबाजियां की जा रही हो या देश के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश हो रही हो, तो फिर इस पर बड़ी बहस आज हम करते हैं कि आखिर इसके पीछे के मायने क्या हैं। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। अभिषेक राज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभिषेक राज जी, आपका भी बहुत स्वागत। और सतीश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस समर्थक हैं। सतीश तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय खैरा जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस हालांकि अब तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये कौन लोग हैं जो कि इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए देश के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, जबकि आप लोग तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास की बात। ये कौन लोग हैं जो कि देश का माहौल खराब करना चाहते हैं या इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, इसके मायने क्या समझे जाएं? विजय खैरा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी का ना इस तरह का कोई कार्यकर्ता काम करेगा, ना कोई नेता इस तरह का काम करेगा। अश्विनी उपाध्याय जी वहां गए थे जरूर, और उनका कार्यक्रम उसमें जाने का पहले ही से था। जिस संस्थान ने ये किया था, भारत जोड़ो फाउंडेशन ने कार्यक्रम, उसमें वो गए थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं 11 से 12 बजे तक वहां रहा। उसके बाद अगर ऐसे इस तरह की स्लोगन्स अगर हुए हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को कोई कसर छोड़ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह का माहौल खराब करे चाहे कोई कम्युनिटी का लोग हो, वो बर्दाश्त नहीं है। लेकिन दुखद ये होता है कि जब ऐसे लोगों को इंकरेज किया जाता है। अब आपको याद होगा ओबीसी के भाई ने क्या बोला था, अभी हम इतने हैं, जिस दिन 35 करोड़ हो जाएंगे उस दिन बताएंगे हम। ऐसी धमकी दी गई, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस ने उनको नहीं गिरफ्तार किया, दिल्ली पुलिस ने तो इनको कर लिया। और इससे बड़ी बात बिल्कुल भड़काई वो जिम्मेदार आदमी ने की थी। मतलब एक विधायक, पार्टी का पदाधिकारी अगर इस तरह की बात करे, जो हजारों आदमी जिसके पीछे हैं, जो आज चुनाव जीता है, वो अगर इस तरह की बात करे, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। ऐसी सरजुल ने भी बोला था तब ये भारत टुकड़े होंगे, तो चलो बोला ही है, लेकिन वो आपको याद होगा सरजील ने ये बोला था
कि हम उस नेक को बंद कर देंगे, पूरे नॉर्थ ईस्ट को हिंदुस्तान से अलग कर देंगे। इस तरह बोला। यहां तक छोड़िए, ये अभी भी पाकिस्तान का समर्थन कर रही है, पीडीपी की नेता भड़का रही है, अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है। तो ये जो नेता लोग अगर जब ऐसा करते हैं तो जरूर दुखद है और चिंता का विषय बनता है। बाकी कुछ लोग उन्माद में, चाहे वो किसी कम्युनिटी को, हिंदू हो या मुसलमान हो, उन्माद में कर जाते हैं। उनको पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए, और वो हुए भी हैं, गिरफ्तार होंगे भी। लेकिन नहीं, लेकिन खैरा जी, अश्विनी उपाध्याय जी की तो गिरफ्तारी वहां पर हुई है ना, और उनका पहुंचना वहां पर उस कार्यक्रम में सम्मिलित होना, तो फिर कहीं ना कहीं इस बात को कहीं इस ओर भी इशारा हो जाता है कि हो सकता है उनका समर्थन इस चीज को लेकर रहा हो, क्योंकि पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि उनके उनसे संबंध बेहतर है, और पिंकी चौधरी हैं जिन्होंने आह्वान किया, जहां पर इतने लोग एकत्रित हुए, ऐसी नारेबाजी हुई। इससे भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अलग कैसे करेगी, विजय खैरा जी? इस समय अगर कोई कहे तो वो कहे, उसको कहने का अधिकार है, कुछ भी कहे। सच सामने ये है, अश्विनी उपाध्याय ने कहा जो भी है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, एक। नंबर 2, वो नहीं रहे उस समय, जिस समय भी ये बात हुई, वो अपना भाषण देके चले गए कह के। उसके बाद अगर कोई आदमी बोल जाता है, कोई कार्यकर्ता कह देता है, या कोई और घुस के बोल देता है, उसको इतना तूल देने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। लेकिन हाँ, अगर जिम्मेदार नेता जब बोलता है, चुने हुए लोग ऐसे बोलते हैं, पार्टी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह बोलते हैं, तो चाहे कोई भी हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इसके खिलाफ तो सख्त एक्शन लेने के लिए बोल दिया है, लेकिन हमने आपको जो उदाहरण दिए हैं वो देखिए। उसको गिरफ्तार नहीं किया गया था, ओबीसी के भाई को खुलेआम बोला। पीडीपी नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया कश्मीर में, नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने लोगों को भड़काते हैं। ये बात गलत है ना। अब वो कहते हैं हम चीन की मदद लेंगे, फारूक अब्दुल्ला साहब। अब बताइए। चलिए ठीक है, मैं अभिषेक जी से एक रिएक्शन लेता हूं। अभिषेक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अभिषेक राज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, अभिषेक जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं सतीश जी का रुख कर लेता हूं। सतीश जी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी जी अभिषेक जी, मैं सुन पा रहा हूं। खैरा जी की बात को अगर आप सुन रहे हो तो मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें। मैंने खैरा जी की बात सुनी। खैरा जी कह रहे हैं कि गलत है। गलत तो बिल्कुल है, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि इस तरीके की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही लिप्त होते हैं, वही लोग निकलकर सामने आते हैं जहां पर इस तरीके की एंटी सोशल एक्टिविटी हो रही होती है, जहां संविधान को गालियां दी जा रही होती है। इस प्रकार के लोग जिनका विश्वास इस देश के संविधान में नहीं, जो संविधान कहता है सबको साथ में लेकर चलने की बात कहता है, हर नागरिक को एक मानता है, और भारतीय जनता पार्टी का तो जैसे आपने बोला ये नारा भी सबका साथ सबका विकास, और उसके बावजूद वहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेता पाते हैं, तो ये बहुत दुखद है और इस तरीके के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। मगर हाँ, ये बात भी है कि उनको जेल भेज दिया, अरेस्ट कर लिए गए, और जो मुख्य अभियुक्त है इसका वो गायब है, पिंकी चौधरी फरार है और टीवी न्यूज चैनलों पे वो इंटरव्यू देता जा रहा है, उसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, पकड़ा नहीं गया है। साथ साथ इसमें एक बात और ये है, इन्होंने बोला पीडीपी की बात करी, इन्होंने कहा पीडीपी इस तरीके की बातें करती है, गठबंधन तो भैया आप ही ने किया था। फिर उन्होंने ओवैसी की बात करी, तो जब हमारी कांग्रेस की वहां सरकार थी तो उनके भाई वर्तमान में विधायक थे, उनको वहां पे अरेस्ट किया गया था। और जहां तक ये बात ये कह रहे हैं कि सत्य सामने आएगा, सब कुछ होगा, तो भाई आप कोई कोर्ट है नहीं, कोर्ट इसका फैसला करेगी सत्य क्या, ठीक है। और देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है, पिछले वर्ष भी हुआ था, 19 में भी हुआ था। इनके सांसद महोदय, उन्होंने किस तरीके की भाषा मंच से बोली थी, बाद में आप वो प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। इनके दिल्ली के ही नेता कपिल मिश्रा, उन्होंने वहां पे क्या किया था। तो इस तरीके की चीज में मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी क्यों लिप्त होती जब वो बात करती है कि भाई एक देश है, सब लोग समान हैं और सब लोग एक है। इस तरीके की भड़काऊ बातें करने की आवश्यकता क्या पड़ जाती? ठीक है, चलिए इसका जवाब विजय जी देंगे, लेकिन मैं सतीश जी का भी रुक कर लेता हूं। सतीश जी, जो बात यहां पर कही गई या फिर जिस तरह की नारेबाजी हुई, हालांकि अब ये तो जांच का विषय है, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस तरह के नारेबाजी या फिर इस तरह के बयानबाजियों के पीछे की वजह क्या समझी जाए और उसका क्या मकसद है? कौन है वो लोग जो कि माहौल खराब करना चाह रहे हैं? अब नमस्कार। समाज में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं या समाज में जो मानव स्वभाव है उसका कोई ऐसा इलाज तो है नहीं। अपने समाज में हम लोगों के बीच में हर स्वभाव के लोग रहते हैं और हर मानसिकता के, विचारधारा के, अलग अलग धर्म, पंथ, संप्रदाय, सोच, अलग अलग उनकी मानसिकता, नजरिया रहती है।
सबका अपना अपना उद्देश्य रहता है। कुछ संवैधानिक रूप से काम करने वाले हैं, कुछ असंवैधानिक रूप से काम करने वाले लोग रहते हैं। अब उनके पीछे कोई संगठित शक्ति है या समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज सही दिशा में काम ना करे या हम अपने उद्देश्य की पूर्ति ना कर पावे, या उनका कुछ दूरगामी उद्देश्य रहता हो। उनमें जो विषय लेके आए थे वो तो कुछ समाज के ही बारे में था, जो स्लोगन था, जो कार्यक्रम करने का उद्देश्य था, लेकिन कार्यक्रम होते होते जो विषय बदल गया, अब वो उन्माद में आ गए या कुछ लोगों की उससे प्रेरणा लेके ऐसा विषय रखें। जहां तक मुझे जानकारी है वो उपाध्याय जी बहुत उलझे हुए व्यक्ति हैं, वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और संवैधानिक पद पे भी रहे हैं और पेशे से वकील भी हैं। तो हमको नहीं लगता कि उनके माध्यम से कोई ऐसा गलत विषय आया होगा। हाँ, उस भीड़ में किसी ने कुछ ऐसा कह दिया होगा तो वो विषय आया होगा, वो वीडियो है, आगे शासन प्रशासन जांच का विषय है, जांच करेगी। बहुत ज्यादा तो जानकारी है नहीं हमें अभी। ये जहां तक है कि ऐसे लोग होते हैं समाज में, वो निकल आते हैं, जब समय मिलता है तो वो अपने मूल स्वभाव में आ ही जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में स्वभाव का विषय है, जहां तक हमें लग रहा है। ऐसे विचारधारा, ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं जो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं ऐसे अवसरों। प्रशासन से निवेदन है कि वो उन पर कार्रवाई करे। लगा है प्रशासन नहीं, प्रशासन तो कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सवाल इसी बात का है ना कि आखिर ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना भी बहुत जरूरी है ना, और उनकी जिम्मेदारियां भी तय होनी चाहिए। जो लोग इस तरह के कार्यक्रम को आह्वान करते हैं, कम से कम इस बात की वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो कि अगर ऐसा होता है तो उनकी जिम्मेदारी है। और एक बारीक लाइन होनी चाहिए ना, एक बारीक लाइन होनी चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। कैसे उन्माद में आए, ये सवाल तो उनके लिए भी है ना। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। अर्शप्रीत कंडियाल जी भी हमारे साथ इस बीच जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अर्शप्रीत जी, क्योंकि कार्रवाई की जब बात आती है तो एक वकील होने के नाते बताएं, क्योंकि एक कार्यक्रम होता है जिसमें कुछ अपनी बात को रखना, लेकिन वहां पर वो संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उससे ऊपर उठते हुए कुछ इस तरह की बातों को कहने लग जाते हैं जिसमें कम्युनिटी टारगेट होती है। एक वकील होने के नाते आप इस पूरे प्रकरण को कैसे समझा सकते हैं, इस बारे में क्या बता सकते हैं, कार्रवाई इस पे क्या हो सकती है? मैं चाहूंगा कि आप समझाएं। अर्शप्रीत जी। देखिए, पहली बात तो ये है, जो ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस है एंड दिल्ली हाई कोर्ट की जो वुमेन लॉयर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट को, सीजेएस साहब को, कि इसकी सुओ मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट ले, बिकॉज इट इज एन ओपन कॉल फॉर जीनोसाइड। ये चीज हाई कोर्ट के लॉयर्स ने, ये एसोसिएशंस ने ये चीज कही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट राइट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहती हैं अगर आप कुछ भी बोलते हैं दैट इज डेफामेटरी, डेरोगेटरी और डिस्क्रिमिनेटरी, दैट शैल नॉट क्वालिफाई टू बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो गलत होगा एंड एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, आर्टिकल 25 है, which guarantees the right to profess, practice and propagate religion. How can you do this to any other community? How can you take up not just a dig at a community? You're saying कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। These kind of statements, and अगर मुसलमान को काटेंगे तो जय श्री राम चिल्लाएंगे, these kind of statements are against the Constitution of India, जो संविधान है उसका प्रीएम्बल है, which is the introduction to the Constitution of India, जो कहता है we the people of India, socialist, sovereign, secular। लेकिन अर्शप्रीत जी, फिर इसके साथ मैं सवाल ये जोड़ूंगा कि इसके पहले ऐसा नहीं है कि केवल इस कार्यक्रम में इस तरीके की नारेबाजी हुई। बहुत सारे वीडियो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, बहुत सारे नेताओं के आपको मिलेंगे, लेकिन उस वक्त फिर ये सो मोटो लेने की बात या वकीलों की तरफ से क्यों नहीं कहा गया भाई उनके खिलाफ भी तो इसी तरह का एक्शन होना चाहिए ना। देश को तोड़ने की बात को अगर कोई भी करता है तो सबके लिए समान क्यों नहीं व्यवहार होना चाहिए इस देश के अंदर? उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने इसको अपोज किया? बता देता हूं, मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देता हूं कि वकीलों ने टाइम एंड अगेन जब भी डिस्क्रिमिनेटरी नारा लगा है, किसी को काटने का लगा, कोई लिंचिंग हुई है या किसी मॉब ने किसी को काट के फेंक दिया है, हुलीगैनिज्म हो रहा है कम्युनिटी के खिलाफ, तो वी हैव ऑलवेज रिटन लेटर्स। हमारी पावर में जो जब हुआ है, वी हैव ऑलवेज डन इट। और तो और मैं आपको ये चीज स्पष्ट करके बता दूं कि जो लिंचिंग के मैटर्स हैं, जो कम्युनलिज्म के मैटर्स हैं, आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इंसिडेंट हुआ और वकीलों ने उसके खिलाफ एक्शन ना लिया हो। बट
it is for the government to do something about it. वो जो उपाध्याय जी हैं, see, I personally feel allegedly he has had a role in it, allegedly. लेकिन बीजेपी का ये बीजेपी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी है कि फॉर द टाइम बीइंग ही शुड बी किक्ड आउट ऑफ द पार्टी, बिकॉज ऐसे नारे, ऐसे इंसिडेंट के साथ एसोसिएटेड होना, इवन इफ इट इज नॉट प्रूवन येट, लेकिन एसोसिएट भी इसके साथ होना, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई बीजेपी को तत्काल कर देनी चाहिए। ठीक है, विजय खैरा जी जवाब दें, विजय खैरा जी जवाब दें। देखिए, उनके अरेस्ट के लिए खुद बोल दिया उपाध्याय जी ने बात, वो तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी आप कह रहे थे, सबका साथ सबका विकास, वो प्रमाणित भी है, प्रमाणित करके दिखा भी दिया है। कोई दंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान नहीं हुए हैं। यही हमारे लिए बड़ी भारी उपलब्धि है, यही हमारी तपस्या है कि हमेशा हर बार उत्तर प्रदेश में हर सरकार में दंगे हुए हैं, हमारे यहाँ नहीं हुए। ये योगी जी बधाई के पात्र हैं। और जहां तक मोदी जी का सवाल है, जब शौचालय बने हो, गैस बना हो, कुछ भी गया, आवास गया, कोई हिंदू मुस्लिम में फर्क नहीं समझते। देशवासी हमारे लिए देशवासी है, आज भी है, कल भी था। लेकिन जहां उन्मादी लोग, एक दो लोग अगर स्टेज पर चले जाते हैं और कुछ बोल देते हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा, हो रहा है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन किया, फास्टली एक्शन किया, जबकि हमने आपको उदाहरण दिए थे कि उन समूह में एक्शन नहीं हुआ, महाराष्ट्र पुलिस ने तब एक्शन नहीं लिया था। और इसके अलावा कई बार ऐसा हुआ है, ऐसे नारे लगे हैं, पाकिस्तान हंस के लिया, ये सब रिकॉर्डेड है। और हिंदुस्तान लड़कर लेंगे, नहीं पकड़ा गया उन लोगों को जिन प्रदेशों में हुआ। यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई जन कोई भी हो, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर राष्ट्र के खिलाफ इस तरह की बगावत, ठीक है, लेकिन खैरा जी एक बात अभिषेक जी ने कही कि ऐसा क्यों होता है कि जब इस तरह की कोई बात होती है तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी की या तो प्रेजेंस होती है, या फिर उनके कोई नेता होते हैं, या उनके कोई कार्यकर्ता होते हैं, कुछ ना कुछ कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों जुड़ जाता है? ये बात उनकी पूर्ण रूप से असत्य है, बिल्कुल असत्य है। बहुत सारी जगह बहुत सारी पार्टियां हैं, हिंदूवादी पार्टियां हैं, आप सबको भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ सकते। आप हिंदू महासभा को भारतीय जनता पार्टी से नहीं जोड़ सकते। नहीं, अश्विनी उपाध्याय जी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, वो भले ही उस वक्त ना मौजूद रहे हो, लेकिन उस कार्यक्रम में तो उनकी प्रेजेंस थी। कार्यक्रम की प्रेजेंस होने अगर उनके सामने होता, या उन्होंने कुछ बोला होता, या उन्होंने एनकरेज किया होता, वो बैठे और उनके सामने होता और वो न रोकते, तो आप प्रश्न उठा सकते हैं। अगर कोई पार्टी का नेता वहां बैठा हुआ है, तब कोई बात उठती है और वो उठ के उसको न रोके, तब सवाल। तो पार्टी के स्तर पर खैरा जी अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? भाई गिरफ्तारी तो उनकी हो गई, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई तो कम से कम पार्टी के स्तर पर हो जानी चाहिए थी। एक मैसेज अगर आप दे पाते कि ऐसे लोगों को कम से कम जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। पार्टी के खिलाफ, पार्टी को उपाध्याय के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं किया उन्होंने, ना होगा, ना होने की जरूरत है, ना होगी, क्योंकि वो कहीं मेरा एक सवाल है कमाल तो होगा ही। डिनाई कर दी गई थी जब अश्विनी जी, आप कमाल आप बाद में बोल लेना, कर दी गई थी। मेरा एक सवाल है, अश्विनी जी आप बीच में ना बोलिएगा, एक सेकंड, अदालत मेरा नहीं सवाल है, सुन यहाँ लीजिए, सामने आप बैठ के बातचीत करिएगा, आप बीच में इस तरह से डिबेट में मत बोलिएगा। नंबर 1, अश्विनी जी के खिलाफ जब कोई प्रमाण नहीं, चलिए हर्षप्रीत जी एक एक करके, अदालत के अनुसार हर्षप्रीत जी एक एक करके बोले। हर्षप्रीत जी मंजूरी नहीं मिली, आप क्या चाहते हैं? क्यों की? कार्यक्रम के लिए मंजूरी नहीं मिली थी, उसके बावजूद वो वहां पे गए, 50 लोगों का वहां पे कट किया, वहां पे नारे लगे। तो व्हाई डिड ही डू दैट? right next to the parliament, right next to the top law offices, right next to the top ministries, वहां पे जाकर के ऐसे नारे लग रहे हैं। no immediate action was taken। और पुलिस ने क्या कहा कि आप आकर के पुलिस स्टेशन आप हमारे आगे पेश होइए। अरे कोई छोटी सी चोरी कर लेता तो उसको घर से उठा करके शरेआम लेके आते हैं और इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और धारा भी तो लगाई 153 एंड 188 ऑफ आईपीसी। अरे धारा उन पे स्ट्रिंजेंट लगनी चाहिए, दैट इज अ मैटर ऑफ प्रूविंग व्हिच इज सब्सिक्वेंट, वो बाद में पता लग जाएगा। लेकिन फॉर जस्ट बीइंग एसोसिएटेड वो वहां पे थे, इसमें कोई दो राह नहीं। उन्होंने खुद कहा है नारे बाद में लगे हो पहले लगे हो, वो एविडेंस देखा जाएगा, कोर्ट में प्रूव होगा। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट इज जस्ट
इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज एसेंशियल कि उन्होंने ये वहां पे शुरू किया जिसकी अनुमति नहीं मिली थी, जिसकी परमिशन नहीं दी गई थी अथॉरिटीज से। चलिए ठीक है चलिए अर्शमीत जी मैं जवाब लेता हूँ। ठीक है, देखिए बहुत लंबा हो जाएगा आपका सवाल, मैं जवाब ले लेता हूँ। खैरा जी कंट्रोल की बात खैरा जी ठीक है। देखिए अर्शमीत जी हो गया, आपका सवाल हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है चलिए एक सेकंड, खैरा जी जवाब देंगे। अर्शमीत जी आप सुनिएगा ध्यान से। खैरा जी बड़ी अजीब बात है, अश्विनी जी वकील होकर ऐसी बात कर रहे हैं, एक्शन ले लिया। एक्शन कैसे ले लेंगे? अरे भाई पहले प्रमाण देखेंगे, टीवी देखेंगे, उन्होंने क्या बोला ये देखेंगे। ये थोड़ी आपने कहा पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना। आप चाहते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन के उसे फांसी चढ़ा दें? आप खुद कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कानूनविद हैं, कानून के ज्ञाता हैं, और आप ऐसी बात कर रहे हैं कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ? अरे 2-2 4-4 दिन लगते हैं इंक्वायरी में, कोई 2 घंटे नहीं लगते हैं। पूछा जाएगा, गवाह होगा, वो क्या थे, कब गए, किसकी परमिशन थी, गैदरिंग की थी कि नहीं थी, बैठने की थी कि नहीं थी। पुलिस तो पूरा उसका पूरे इंक्वायरी करेगी। ये राष्ट्रीय स्तर पर बात उठी हुई है और इसके खिलाफ एक्शन जबरदस्त और सीरियस एक्शन, गंभीर मामला है। आप कह रहे बिना पूछे जांचे उनको उठा के बंद क्यों नहीं किया अभी तक? आप कह रहे पूछे जांच अदालत में क्यों नहीं लाए घसीट के? ऐसी बात कर रहे हैं आप तो, क्योंकि आपको छूट करता है तो आप इस तरह बोल रहे हैं। अरे कानून ज्ञाता है तो कानून। चलिए ठीक है, कानून की बात वो समझाएंगे और मैं अर्शमीत जी से भी इसका जवाब लूंगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आज बड़ी बहस में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस वायरल वीडियो की जो कि जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम के दौरान हुआ। उसके अंदर एक कम्युनिटी को लेकर के जिस तरह की नारेबाजी की, उसके बाद कई गंभीर सवाल यहां पर ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कौन कर रहा है, कौन है इन सब के पीछे, और अगर वाकई में देश का माहौल खराब करने की कोशिश है तो फिर जो कार्रवाई अभी हो रही है उसके मायने क्या समझे जाएं, और इस कार्रवाई में आगे अभी और क्या खुलासा होता है, क्या निकलकर सामने आता है, ये भी देखना है। और इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के जो इसके साथ संबंध हैं उसको लेकर के भी सवाल हैं। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। अभिषेक जी मैं आपके पास आता हूं वापस। जो बात आपने कही, दरअसल उस बात को विजय खैरा जी इस बात को कहते हुए, नकारते हुए कि पॉलिटिकली सिर्फ इस बात को लेकर के कि हाँ वहां पर भारतीय जनता पार्टी की अपीयरेंस थी, आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कार्रवाई के नाम पर हमारे नेता भी गिरफ्तार हुए हैं और हम कार्रवाई कर रहे हैं। जो गलत है वो गलत है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई को इंश्योर भी कर रहे हैं। ये कहना कि वहां पर बीजेपी की अपीयरेंस होती है ये गलत है, आपकी बात को वो नकार रहे हैं। मैं चाह रहा हूं इस पर रिएक्ट करें अभिषेक जी। लिए हैं, देश की जनता का नुकसान किया आर्थिक तौर से, हर तरीके से, मगर इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करी कोई बात। तो ये कोई नई बात नहीं है। और ये बात भी है कि जो ये अश्विनी जो इनके भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं, इनको तुरंत पार्टी से निष्कासित करना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को और कार्रवाई करनी चाहिए थी। मगर ये आज कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल भी पार्टी कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, यही जज है, इन्होंने फैसला यहाँ सुना भी दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी भी यही मत रखती होगी इस तरीके का। देखिए मैंने तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं के नाम लेके आपको बता दिया कि पिछले वर्ष जब दिल्ली में दंगे हुए और जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करी गई, वहां पे किस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता करते आ रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी गई। मैंने एक बात शुरू में बोली कि जब भी इस तरीके का कोई प्रकरण सामने आता है तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन और संबंध क्यों नजर आता है। ये बात की सफाई भारतीय जनता पार्टी के लोगों को देनी चाहिए। भाई और भी पार्टियां हैं, आप उदाहरण देते हैं जम्मू कश्मीर का, अन्य जगहों का, तो उनके ऊपर आप कार्रवाई करिए। आपको कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? उठाइए, उनको जेल में डालिए, सख्त से सख्त, कठोर से कठोर कार्रवाई करिए। आप ही उनके साथ गठबंधन में सरकार बनाकर चल रहे थे, तब आपको ये बात नहीं दिखाई दी। तो देखिए इस तरीके के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं होने चाहिए पॉलिटिक्स में। या तो यस होना चाहिए या नो होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि हम देश हित में काम कर रहे हैं और देश की जनता के लिए हम सबको जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो प्रकरण है वो नहीं होते वहां पे दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा किस तरीके से इस तरीके की बयानबाजी की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा करी जाती है, जाति को लेकर करी जाती है। जिस तरीके से हाथरस की बेटी का जब गैंगरेप होता है, वहां पे कुछ विशेष समाज के जो लोग होते हैं वहां पे जातवाद फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनका किस तरीके से संरक्षण किया जाता है बीजेपी की सरकार के द्वारा। सरकारी महकमा जो है वो गलत बयानबाजी करता है, बाद में उसमें देश की, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया
तमाम देश के लोग, वकील, संगठन सारे आते हैं, कूद के आते हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आती है, उसके बाद वहां पे न्याय की गुहार लगती है। आज भी उस बेटी के परिवार को कोई न्याय नहीं मिला, आज भी वही स्थिति है। सतीश जी, क्या भारतीय जनता पार्टी का कनेक्शन जुड़ जाना या पॉलिटिकल पार्टी का कनेक्शन जुड़ जाना बस सिर्फ इतना ही भर है, या इसको आप और कैसे देखेंगे? क्या आपको लगता है कि वाकई में कहीं ना कहीं सपोर्ट पॉलिटिकली भी ऐसे लोगों का या ऐसे संगठनों का होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, इसलिए भी इस तरह की नारेबाजी होती है? खासतौर से कांग्रेस पार्टी तो कम से कम यही एलिगेशन लगा रही है। सतीश जी, हमें तो राजनीति पार्टी लोग जाने कि वो अपने कार्यकर्ताओं क्या प्रशिक्षण देते हैं, कैसा उनको, अब सब अलग अलग संगठन है, सभी संगठनों का अपना अपना प्रशिक्षण होता है। कार्यकर्ता स्वभाव के अनुसार, योग्यता क्षमता के अनुसार उनको दायित्व दिया जाता है। अब यहाँ ये प्रवक्ता के रूप में थे, स्वाभाविक बुद्धिजीवी वर्ग थे, संवैधानिक पद पे भी थे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं न कहीं संगठन या पार्टी को कोई सह देती है। आदमी अपने विचारधारा रखता है, कभी रैली जनसभाओं में कोई अतिथि के रूप में बुला लिया कहीं के, लेकिन अब वहाँ आयोजक संयोजक और सामने बैठी भीड़ को कोई समझ नहीं पाता कि इसमें कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, कैसे लोग हैं। घटनाएं ऐसे हो जाती हैं और अगर उसमें कुछ गलत हुआ है तो उसका जो संवैधानिक तरीका हो उससे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी पार्टी का कोई सह है या पार्टी का कोई उद्देश्य रहा हो तो ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि जातवाद हो, कोई समाज में वैमनस्यता फैल जाए। सभी को लेके सबके साथ सबका विकास, ये उनका अपना उद्देश्य है। उनका एक नारा भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। ठीक है हर्षप्रीत जी, विजय जी की बात का जवाब दें, खैरा जी की बात का। देखिए, बिफोर आई स्टार्ट विद दैट, मेरा एक स्पष्ट सवाल है जो इस इंसिडेंट को अभी भी उससे मुंह फेर रहे हैं, who are turning a blind eye to that। सवाल ये है कि पहले तो हमें ये बता दीजिए, आपके हिसाब से ये गलत हुआ जो नारे लगे या सही हुआ? पहले तो इसका जवाब दे दीजिए जब अपना बयान शुरू करेंगे। एक सेकंड प्लीज, जब आप बोलेंगे तब इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात तीन बार दे चुके। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, अदरवाइज मेरे को मजबूरन बोलना पड़ेगा। कि देखिए, इन्होंने ये चीज कही कि हमें 2-3 दिन लगेंगे, इंक्वायरी करके हम बता पाएंगे कि एक्शन उनके खिलाफ, अश्विन जी के खिलाफ लेना चाहिए। नहीं, बच्चों को टेररिस्ट कहने से पहले जो ड्रैकोनियन लॉस के खिलाफ प्रोटेस्ट करे थे, इन्होंने तो एक सेकंड में डिसीजन दे दिया था कि दे आर टेररिस्ट। जो किसान 90-80 साल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 सेकंड में इन्होंने कह दिया वो टेररिस्ट है। जो एक्टिविस्ट को जेल में बंद किया गया, फैसला इन्होंने तभी दे दिया मौके पे कि ये भी टेररिस्ट है। तो अभी इनका अगर मेंबर है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है, वकील है, बीजेपी का इतना सिग्निफिकेंट लीडर है, उसने कुछ कहा तो इनको दिन चाहिए अब। और अभी भी ये कहने नहीं है कि गलत हुआ है, कि वो एसोसिएटेड भी थे, कि बगैर परमिशन के बाद खड़े थे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट मी मेक दिस वन थिंग वेरी क्लियर। उनकी अरेस्ट के बाद वहां पे उनके सपोर्टर्स आए, पुलिस स्टेशन में सपोर्टर्स आते हैं, उनके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वहां पे नारे लगाते हैं। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है, ये कहाँ का लोकतंत्र है आपका, ये बता दीजिए आप। और सबसे बड़ी बात, अरे जो स्लोगन्स लग रहे हैं वो बच्चों का, 10-10 साल के बच्चों का माइंड इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ इफेक्ट होंगी, स्कूल में सेक्लूड होंगे, बुली होंगे, उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। आप उनके बारे में तो सोचिए, एटलीस्ट बयान तो दे कि ये जो हुआ है वो गलत है, स्लोगन्स नहीं लगने चाहिए। आई टेल यू व्हाई हैव दे बीन कीपिंग क्वाइट अबाउट इट, बिकॉज एक लीडर का ऐसे बीच दिल्ली के पार्लियामेंट के पास बयान देना, ऐसी रैली निकालना कोई छोटी बात नहीं है। He had to have support, he had to have backup allegedly, otherwise हिम्मत नहीं होती। And I'll tell you what, ये जो दिन इन्होंने चूज किया, इसकी सिग्निफिकेंस है। भारत छोड़ो दिन ये कह रहे थे, इन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की, इन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की, इन्होंने लव जिहाद की allegedly बात की थी पहले। तो all these things are pointing towards one direction, and that is कि ये जो slogans हैं इनके, जो इन्होंने लगाए हैं, वन, दे आर टेरेबल, दे आर डिस्क्रिमिनेटरी, दे आर डेरोगेटरी। ठीक है कंडियाल जी, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि पूरा सोचा समझा, पूरा प्री प्लान था, ये पूरा प्री प्लान था, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई अचानक से आया और उसने इस तरह की नारेबाजी शुरू कर दी, ये पूरा सोचा समझा था। विजय खैरा जी जवाब दें। देखिए साहब, अभी अश्विनी जी बोल रहे थे, इसका मतलब ये सपोर्ट करते हैं कि हिंदू लड़कियों के साथ धोखा हो? यानी जरा देखिए तो सही, क्या हो क्या गया बोलते समय।
क्या ये चाहते हैं कि आपके सामने प्रमाण हो गए लव जिहाद के? 20 प्रमाण आ गए सामने, और 20 नहीं सैकड़ों ऐसा होता जा रहा है। द्वारा वो पकड़ा गया दूसरे आदमी जिन्होंने स्कूल के बधिर बच्चों को, मूक बच्चों को मुसलमान बनाने का प्रयास किया है। इसी तरह से लड़कियों के साथ धोखा किया हिंदू के साथ, उसका समर्थन कर रहे हैं वकील साहब। ये कह रहे हैं कि वो देखिए तो इनकी पार्टी का ये है। कमाल की बात है। जहां तक ये कहना है कि हमको बच्चों को बताना चाहिए, समझते हैं। आप बोल क्या आप जिहाद की लड़कियों को नासमझ बता रहे हैं। उनके पास समझ है, उनके पास अपने फैसले लेने की समझ है। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे आप हम लव जिहाद पे बनाएंगे, आप होते कौन है? आप राइट एंड रॉन्ग फॉर देम। अरे उनका फैसला है, संवैधानिक हक है उनको। They have the right to choose their right partner. Who are you to stop them? Who are you to make laws about them? Who are you to get them to right and wrong? Nobody. आप कौन है उसको बताने की आप जबरदस्ती की बात नहीं बोल सकते। गलत इतनी बड़ी नासमझी करेंगे, उनको नासमझ बता रहे हैं आप हिंदुस्तान की औरतों को नासमझ बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अपना फैसला नहीं ले सकती। आप कह रहे हैं संविधान गलत है। आप कह रहे हैं संविधान में गलत लिखा है कि राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के अंदर मेंशन नहीं होना चाहिए था। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मेंशन होना चाहिए था। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन होना चाहिए था। अरे बीजेपी के पास कोई हक ही नहीं है टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग फॉर अ वुमेन। वो औरत का फैसला है, उसकी मर्जी। And how can you make a law for an entire state without even taking the stakeholders into consideration? आपको किसी ने कहा नहीं कि हमारे साथ धक्का हो रहा है, हमारे साथ जाती हो रही है। आप खुद से ही सोचे जा रहे हो और ऐसे सिनारे लगा। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। विजय खैरा जी इसका जवाब दें। ठीक है, और आज के मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, ठीक है, इस वीडियो वाले मुद्दे पर रहते हैं। और मुझे बताइए, क्योंकि अर्शप्रीत जी ने इस बात को कहा कि गलत हुआ या सही हुआ, पहले ये बता दें। हमने आपसे पहले कह दिया था और कैटेगरिकली कह दिया था कि ये गलत हुआ है। उस बात को चौथी बार क्या पूछना है? अब सवाल प्रोसीजर का है। सेकेंडली अभी ये कह रहे थे तो मैं अभी आई कैन एश्योर हिम दैट वी विल नाउ आई एश्योर हिम दैट वी विल promulgate every law which is required for the sake of the honor of any community. We will not be suppressed by you and the liars like you. We will promulgate more laws like that. लव जिहाद अकेला नहीं है, हम लोग laws in that way according to the constitution. This is what more we have been elected by the people of this country to constitute the new law. It is the legislation, the duty of the parliament, and we'll do it. You cannot stop us. You cannot make such comments. अगर लव जिहाद कानून बना है, that has been made and constituted by the assembly, which is fully empowered for that. You cannot criticize that. फिर मुझे ये बताइए, जो राज्यसभा में फार्म लॉस के वक्त राज्यसभा में जब डेरिक ओब्रेन ने कहा था कि फिजिकल वोट करवाओ, क्यों वॉइस वोट करवाया? क्यों एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का वायलेशन किया गया? क्यों आपने मेंबर की बात नहीं मानी? मैं आपको बताता हूँ क्यों। बिकॉज यू डिड नॉट हैव द मेजॉरिटी। आपने बाईपास किया उस चीज को। इसका जवाब दीजिए। You tell me, you ask me which कानून? राज्यसभा का प्रोसीजर है जी, राज्यसभा का पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है। अगर मेंबर कहता है फिजिकल वोट हो तो फिजिकल वोट हो। वॉइस वोट क्यों करवाया गया? हमने सबने देखा कि चलिए ठीक है, फॉर्मर्स लॉ पे हम लोग फिर कभी चर्चा कर लेंगे। देखिए यहाँ से चर्चा पे डिरेल हो जाएगी। मैं आज के मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। बहुत जल्दी से क्लैरिफिकेशन करें, ठीक है? इससे हम लोग बाहर निकलेंगे। What about the procedures? The prerogative of the vice chairman and the chairman, the person on the chair. It is his decision. You cannot question it. You don't know the law, yaar. Please go and read it again. Please read the parliament proceedings law. पढ़ लीजिएगा आप जाके आज. Please understand. Please go and read it. It is the prerogative and the decision of the chair. Whoever sitting in the chair, either chairman, vice chairman, or anybody else, it is he to decide what is the procedure. चलिए विजय जी आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। अर्शप्रीत जी आज के मुद्दे पर आ जाते हैं। फार्म लॉस पे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अभी तो मुद्दा चल ही रहा है। वो मुझे ये बताएं विजय जी, ये गंभीर आरोप जो बार बार लगते हैं खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कि डिवाइड की पॉलिटिक्स आप लोग करते हैं, जब इस तरीके की नारेबाजी होती है तो अपीयरेंस भारतीय जनता पार्टी की वहां पर जरूर होती है। आपके नेता आप जो कि गिरफ्तार भी किए गए हैं वो हैं तो भारतीय जनता पार्टी के ही। ऐसा क्यों होता है? ये सवाल उठा रही है पॉलिटिकल पार्टीज और इसी को लेकर के ये पूरा राजनीति भी है। क्यों होता है? इसका जवाब आप दें विजय खैरा जी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता की मौजूदगी क्यों? हमने आपसे मौजूदगी के बारे में बता दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का सवाल जब उठता है जब उसकी प्रेजेंस में कुछ हो,
जब उसको पहले से कोई बैन संस्था में वो चला जाए। ये तो गए सिमी में कांग्रेस लोग, ये तो जाते हैं, सुनिए जरा, ये तो जाते उन संस्थाओं में जो जिन पर बैन है, उनका बैन हटवाने का कोशिश करते हैं। जो संस्थाएं सांप्रदायिकता फैलाती है, उन संस्थाओं को बाद में बैन किया गया, उस पर दिग्विजय सिंह जाते हैं एंड ही वांट्स टू प्रोटेक्ट इट। ये बोलते हैं राम सेतु नहीं था, भावना किसने फैलाई? ये तो बोलते हैं राम काल्पनिक है। ये कांग्रेसी अभी जो बैठे थे, इनके लिए मैं बता रहा हूं, ये तो कहते हैं कि मुसलमानों का पहला हक है। मनमोहन सिंह जी कह रहे पार्लियामेंट में हर सोर्सेज और प्राकृतिक चीजों के ऊपर, ये तो इस तरह की बातें करते हैं और हर बात पर ये मुस्लिम का समर्थन करते रहते हैं। तो ये फैलाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमने कभी ये कोशिश नहीं की। अगर कोई वहां मौजूद था यार, अगर कोई नेता ये बोलता, उसके खिलाफ एक्शन होगा और हो रहा है, विल नॉट प्रोटेक्ट इट। लेकिन अगर इनोसेंट है तो एक्शन भी नहीं होगा। अगर वो नहीं थे, उनका कोई कसूर नहीं है, कहीं गए नहीं, वो खुद कह रहे कि साहब जांच करिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिएगा, जब वो खुद ही कह रहे तो बात ही वही खत्म हो गई है। ठीक है, एक चीज बता दीजिए, चलिए ठीक है, अभिषेक जी से मैं ले लेता हूं सवाल। ठीक है, एक सेकंड, जब उनको परमिशन नहीं मिली, जब परमिशन नहीं दी गई, अभिषेक जी आरोप आप पर ये लगाएं कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं, आप ये कहें कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं। सवाल ये है कि इन सब के बीच में देश का संविधान कहीं ना कहीं उससे ऊपर जाते हुए लोग नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकली माइलेज गेन करने के लिए। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है। उत्तर प्रदेश में 2019 के जब चुनाव होने वाले थे, जनरल इलेक्शन जब होने वाले थे, तो 2019 के जनवरी में इन्होंने तो उत्तर प्रदेश में जितनी जात होती है SC ST OBC की, उसके सारे सम्मेलन इन्होंने करवाए थे बाकायदे अपने बैनर के तले। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी करती है, इस तरीके की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। कल खैरा जी मेरे साथ बैठे भी थे न्यूज चैनल पे, तो मैंने इनसे यही सवाल कहा था और यही बात वहां मैंने बोली थी कि धर्म की बात, धर्म को सबसे आगे वहां पर ले आएंगे। जब इनको कोई जवाब देते नहीं बनता है तो ये धर्म पे आ जाते हैं। इनसे मैंने कल पूछा था, बताइए यूपी में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज, कितने मेडिकल कॉलेज, कितने एजुकेशन सेंटर जो है उन्होंने खोले, ये उसका जवाब नहीं दे पाए। जो कांग्रेस की सरकारों ने इंस्टीट्यूट बनाए थे, प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जो देश के थे, जिनका नाम दुनिया में था, उसको बेचने का काम ये कर रहे हैं। ये जवाब कल भी नहीं दे पाए थे और आज भी नहीं दे पाएंगे इस बात का। और जहां तक बात रही भारतीय जनता पार्टी का, ये मत बोलिए जवाब नहीं दे पाए, आप जबरदस्ती झूठ क्यों बोले जा रहे हैं? कब बैठा आपके साथ जवाब नहीं दे पाया? उसमें भारतीय जनता पार्टी और अल्टीमेटली इन्हीं के नेताओं का उसमें नाम निकल कर आता है। अब आप जितना चिल्लाना है चिल्ला लीजिए, मगर सच आप जवाब नहीं दे पाए, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? कब जवाब नहीं दे पाया? खालिस्तानी बोल देते हैं और आपके जो पार्टी के नेता इस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करने की आपकी हिम्मत नहीं है कि आप एक बार उन पे कार्रवाई करें या उनको निष्कासित कर पाए पार्टी से। आप इस तरीके की बातें यहाँ मत नहीं, वो यही बात तो खैरा जी कह रहे हैं ना अभिषेक जी, कि आपकी पार्टी के लोग भी जब इस तरह की बात करते हैं तब कांग्रेस पार्टी भी तो नहीं करती ना उनके खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने दिग्विजय सिंह का भी नाम लिया, राम को काल्पनिक भी आप लोग बताते हैं, उन्होंने ये भी बात कही, उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपने उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की, तो उनको भी इस बात का अधिकार है कि वो करें या ना करें, ये उनकी अपनी पार्टी का मसला है। आप में और उनमें क्या फर्क है? हमारी पार्टी के नेताओं में इतनी गैरत तो है, कम से कम आकर हमारे पार्टी का नेता खंडन तो करता है, कि बोलता तो है कम से कम कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हमारी पार्टी कम से कम ये तो करती है, इनकी पार्टी में तो वो भी नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि भाई गलत नहीं है, तो यहाँ जज बन गए, इन्होंने फैसला तो सुनाई दिया यहाँ बैठ के, ये तो गलती मानने को भी तैयार नहीं है। कोविड की महामारी जब फैली हुई है, बिना मास्क के वहां पे सब इकट्ठा हो गए हैं और प्रोसेशन कर रहे हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने बोला तो इनके एक सांसद थे, उनको केंद्र मंत्री, इन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाया है, उन्होंने क्या भाषा का प्रयोग किया था पिछले वर्ष, तो उसका इनाम उनको मिला ना, पुरस्कार उनको मिला ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि अगर आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करोगे या इस तरीके की बातें करोगे, इस तरीके के सेंटिमेंट्स लोगों के उकसाओगे, तो भाई आपको तरक्की मिलती है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना कैरेक्टर है, ये कोई नई बात नहीं। सतीश तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है कि इस तरीके की ही पॉलिटिक्स करनी है? जैसी नजर वैसी नजरिया, अब क्या बताएं लोगों को। वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो अपने भाई साहब हैं, वो बेहतर बताएंगे। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, नहीं, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जहां से निकली पार्टी वहां से मैं पूछ रहा हूं कि भाई क्या यही आधार है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपना अपना सबका विचार है, सबकी अपनी सोच है, जो जैसा कहे। हम किसी को क्यों मना करें कि आप ऐसा न बोलिए। अब उनका संस्कार है,
उनका अध्ययन है, उनका विचारधारा है, जैसा वो समझे अच्छा समझे, जो बोले बोले। खैरा साहब, देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम क्या कह सकते हैं। ठीक है खैरा साहब, जवाब देते हैं आप। जी, खैरा साहब आप ही जवाब दें। राजनीति नहीं करना चाहते ना, राजनीति में बोलना चाहते हैं। अपीजमेंट की मैंने बात की थी, पूरा मांगा। तो मैं ज्यादा बहुत बताने को तो बहुत है, लेकिन 2-3 ये बातें बता देता हूँ। पहली बात ये बता दीजिएगा, आप मंदिरों की दान पेटी से तो टैक्स ले लेते हैं, आप मंदिरों को संचालन नहीं करने देते और मस्जिदों को करने देते हैं, उनसे कोई टैक्स नहीं लेता, चाहे जितना पैसा दो। ये अपीजमेंट तो इसको कहते हैं ना, अपीजमेंट तो इसको कहते हैं साहब मुसलमानों का पहला अधिकार है अल्पसंख्यकों का स्रोतों के ऊपर, ये अपीजमेंट है ना। अपीजमेंट तो यह है कि खुदा हसन छापता है जूतों और चप्पलों पे सीता माँ सीता के फोटो और सोनिया जी बुला के उसका सम्मान करती हैं, ये है अपीजमेंट। ये अपीजमेंट नहीं है जो मुझे ये बता रहे हैं। मैं आपको 50 एग्जाम्पल दिखा सकता हूं आज तक, जब से कांग्रेस ने 65 साल शासन किया, एक के बाद एक अपीजमेंट ये है कि आप कश्मीर को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट आके अधीर रंजन चौधरी के मामला यूनो में लंबित है, ये अपीजमेंट है, ये अपीजमेंट है। आप मदरसों को दे रहे हो, इमामों को तनख्वाह दे रहे हो 8,000 से लेके 12,000 तक, ये अपीजमेंट है। ये अपीजमेंट वक्फ बोर्ड के लिए आप पैसा देते हैं और उसके बाद आप हज जगह जगह बनाते हैं, बद्रीनाथ में जाने वालों के लिए कोई घर दिल्ली में नहीं है, ये अपीजमेंट है। अमरनाथ यात्रा वालों के लिए दिल्ली में ठहरने के लिए कोई धर्मशाला सरकारी नहीं, अभी बन रहा है, लेकिन हज हाउस बन रहा है गाजियाबाद में, ये अपीजमेंट है। ये हमें बता रहा है अपीजमेंट है। हम तो हिंदू मुस्लिम को बराबर समझते हैं। विजय जी मेरा सवाल है, विजय जी मेरा सवाल है, काइंडली बता दीजिए, स्पष्ट बताइएगा कि जो जंतर मंतर पे रिपोर्टर को फोर्स किया जा रहा था कि जय श्री राम बोलो, क्या वो ठीक है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा सवाल बहुत स्पष्ट रखूंगा कि जो परमिशन आपके बीजेपी के मेंबर को, अश्विन जी को डिनाई की गई थी वहां जाने से, वहां बोलने से, उसके बावजूद गए वो, क्या वो ठीक है या वो गलत है। और तीसरा सवाल, जो मुस्लिम सिटीजन्स हैं और हिंदू सिटीजन्स हैं, क्या आप उनको बराबर मानते हैं नहीं मानते, बताइए। खैरा साहब जी, हिंदू और मुस्लिम सिटीजन को हम तो बराबर मानते हैं, आप जरूर रोहिंग्या के और शरणार्थियों को भी उनके बराबर मानते हैं, वो हम नहीं मानते हैं। हम इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि अगला सवाल बताइए। घुसपैठ ये है क्योंकि वो 1971 के बाद आने वालों को आपने पूछा, यही तो पूछा, हिंदू मुस्लिम अगर इस देश के नागरिक है तो बराबर हैं, इस देश के नागरिक नहीं है। दूसरा सवाल, जो परमिशन ग्रांट नहीं की गई उसके बावजूद अश्विन जी गए, क्या वो ठीक है या गलत है। जो परमिशन ग्रांट की गई नहीं की गई, ये पुलिस का मामला है। हो सकता मैं भी वहां होता, मुझे आप जवाब सुन लीजिए ना, हो सकता मैं भी वहां हो सकता था, हमको नहीं मालूम। मान लो कि परमिशन आंदोलन में हो रही है उनका जो भी ये फाउंडेशन या हो रही है, दैट इज हिज ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस एंड दे आर डूइंग इट। और आप कह रहे परमिशन नहीं थी, आप कह रहे ओपिनियन क्या है, आप परमिशन नहीं थी, गैदरिंग की रोक नहीं थी वहां पर, ये भी बता दूं मैं आपको। 144 नहीं लगी हुई है वहां। अगर गैदरिंग करने के बाद कर रहा हूं, परमिशन जो डिनाई हुई थी, आपको ठीक लगता है गलत लगता है कि वो वहां पे गए, वो तो पुलिस का काम है परमिशन। मैं तो कह रहा हूं कि हो सकता मैं भी होता वहां, आप भी हो सकते थे। जो रिपोर्टर को ठीक है, जो रिपोर्टर को फोर्स किया गया कि जय श्री राम बोलो, क्या वो ठीक है या गलत है। वो तो गलत है ही, वो तो हो चुका। परमिशन के बिना ट्रैक्टर पर राहुल गांधी गए थे, आप बताएंगे तो गलत ठीक है सही? नहीं, अब आप जवाब दो, अब आप जवाब दो। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके गए थे, आप जवाब दीजिए ना। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेके गए थे बिना परमिशन के, गलत था कि नहीं? एक मिनट को जवाब दे दीजिए। आपके लॉयर्स कोर्ट में इकट्ठे हुए, आपके लॉयर्स 30,000 में इकट्ठे हुए परमिशन से, 144 में गलत था। चलिए ठीक है, अब आप लोग किसी आरोप प्रत्यारोप के बीच में आज की बड़ी बहस में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, आज इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि क्या हुआ क्या नहीं ये तो जांच का विषय है, लेकिन हाँ, ऐसे लोगों को जरूर आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।